दोस्तों, हम सब ये सोचते हैं कि कायनात की हर एक चीज डिसिप्लिन से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लें। एक स्टार यानी कि सूरज के गिर्द सभी ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही ऑर्बिट करते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ सारा काम ग्रेविटी का है, जिसकी वजह से स्टार सभी प्लैनेट्स को अपने गिर्द ऑर्बिट करवाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्लैनेट किसी स्टार को ऑर्बिट ही ना करे या फिर उसे सोलर सिस्टम से निकाल दिया जाए? और क्या ऐसे प्लैनेट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर किसी भी स्टार की ग्रेविटी कोई भी असर नहीं करती और वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ऐसे प्लैनेट्स होते हैं। इन्हें रॉक प्लैनेट्स कहा जाता है। और क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसे प्लैनेट्स पर भी लाइफ मौजूद हो सकती है? यकीन नहीं ना आ रहा? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रॉक प्लैनेट को हम आवारा प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये प्लैनेट्स होते तो एक नॉर्मल प्लैनेट की तरह ही हैं, लेकिन उसके स्टार को ऑर्बिट नहीं करते। या फिर ये हो सकता है कि ये प्लैनेट पूरी गैलेक्सी में भटकते रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये प्लैनेट्स अपनी फॉर्मेशन के टाइम से ही ऐसे हों, या फिर ये भी पहले किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन अचानक प्लैनेट्स के आपस में टकराने की वजह से ये अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए। इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन को डिटेल से जानने से पहले मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स में ऐसे एक दो प्लैनेट्स नहीं हैं, बल्कि इनकी तादाद भी अरबों में है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 करोड़ रॉक प्लैनेट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह है कि ये कोई रेयर प्लैनेट नहीं है। आइए अब जानते हैं कि ये प्लैनेट्स आवारा कैसे होते हैं। सबसे पहले उन रॉक प्लैनेट्स की बात करते हैं जो अपनी फॉर्मेशन के टाइम से ही ऐसे हैं, यानी कि उन्होंने कभी भी किसी स्टार को ऑर्बिट नहीं किया। ऐसे प्लैनेट्स उस वक्त बनते हैं जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस एक जगह पर जमा हो जाए और गोल शेप बना ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन गैस इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि वो खुद तो स्टार बनाकर लाइट को एमिट कर सके। तो ऐसे गैस जिएंट, जिन्हें हम ब्राउन ड्वार्फ भी कहते हैं, वो भी रॉक प्लैनेट्स ही होते हैं। ये प्लैनेट स्पेस में ऐसी जगहों पर बनते हैं जहाँ कोई भी बड़ा स्टार नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स किसी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते और हमेशा से ही ऐसे भटकते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं उन रॉक प्लैनेट्स की जो पहले किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं आपको बता दूं, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि उनका स्टार किसी बड़े स्टार या फिर ब्लैक होल के आसपास आ गया हो और ग्रेविटी की वजह से ये प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल दिए गए हों। या फिर ये भी हो सकता है कि प्लैनेट्स जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहे थे वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो गया हो और इस एक्सप्लोजन की फोर्स से ये प्लैनेट बहुत ही दूर चले गए, क्योंकि रॉक प्लैनेट्स किसी भी स्टार से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इनकी आउटर सरफेस पर बर्फ की बहुत मोटी लेयर होती है। इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इन प्लैनेट्स की कोर में अभी भी उनकी फॉर्मेशन टाइम की हीट मौजूद होगी और हो सकता है कि इस हीट की वजह से वहाँ कोई लाइफ मौजूद हो। और क्या पता किसी दिन ये प्लैनेट्स किसी बड़े स्टार की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर उसे ऑर्बिट करने लग जाएं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन प्लैनेट्स की कोर में रहने वाली पॉसिबल लाइफ को डेवलप होने का मौका मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइंसदान ये मानते हैं कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 करोड़ से भी ज्यादा रॉक प्लैनेट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे हम सिर्फ और सिर्फ 19 रॉक प्लैनेट्स को डिस्कवर कर पाए हैं। इनमें से सबसे पहला रॉक प्लैनेट 1998 में OTS-44 डिस्कवर किया गया था, जो हमारे सोलर सिस्टम से करीब 550 लाइट ईयर्स दूर कैमिलियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसका मैस हमारे सूरज से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन साइज हमारे सूरज से कम है। ऐसा ही एक रॉक प्लैनेट PSOJ 318.522 है। ये कंफर्म्ड रॉक प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 80 लाइट ईयर्स दूर बीटा पिक्टोरियस मूविंग ग्रुप में मौजूद है। इसे 2013 में हवाई के पेन स्टार PS1 वाइड टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। 2017 में साइंटिस्ट ने 2 न्यू रॉक प्लैनेट्स को ढूंढा है, जिनके नाम OGLE 2017 BLG 0560 और OGLE 2017 BLG 1323 है। इन दोनों रॉक प्लैनेट्स के बारे में हमारे पास कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये साइज में अर्थ से ज्यादा बड़े नहीं हैं
आपने प्लेनेट 9 के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर कोई बड़ा प्लेनेट है जो कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस करता रहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं ढूंढा गया जो हमारे सूरज को ऑर्बिट करता हो। हाल ही में साइंटिस्ट ने कहा है कि हो सकता है कि ये 9th प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा ही ना हो और असल में ये रॉक प्लेनेट हो। बस यही वजह है कि अभी तक हम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाए। दोस्तों, रॉक प्लेनेट के बारे में जानने के बाद आपके दिल में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या ये प्लेनेट ऐसे ही घूमते हुए हमारे सोलर सिस्टम में आ सकते हैं और क्या ये जमीन के साथ टकरा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। साइंटिस्ट ने जमीन से तकरीबन 20 लाइट ईयर्स दूर एक पॉसिबल रॉक प्लेनेट को ढूंढा है जिसका नाम सिम्प J013656.5+093347 है। इसका नाम तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोबाइल नंबर है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका साइज जुपिटर से 12 गुना ज्यादा है और हम इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ये रॉक प्लेनेट हमारे इनर सोलर सिस्टम में आ सकता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये प्लेनेट हमारी जमीन से टकरा जाएगा? मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब हमारी किस्मत बहुत खराब होगी, क्योंकि सोलर सिस्टम के लेवल पर हमारी जमीन का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसके जमीन के साथ टकराने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन अगर ये इनर सोलर सिस्टम से गुजर भी जाए तो इतने बड़े साइज का ये प्लेनेट बहुत तबाही मचा सकता है। सबसे पहले ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट को इफेक्ट करेगा। इसके बाद या तो वो सूरज के बहुत करीब चला जाएगा या फिर ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट की वजह से उससे बहुत ही दूर चला जाएगा। इन दोनों कंडीशंस में बाकी के प्लेनेट के साथ क्या होगा, लेकिन हमारी जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। अगर इससे हमारी जमीन सूरज के करीब हो गई तो जमीन पर दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और रात को बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी। मतलब कि कभी हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ेंगे तो कभी ग्लोबल पुलिंग से। ऐसी कंडीशन में हम फसलें भी नहीं उगा पाएंगे। उसकी वजह से जमीन पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारी जमीन हैबिटेबल जोन से दूर चली गई तो जमीन का सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम उस वक्त जिंदा रह सकेंगे अगर हम समंदर में रहना सीख गए, लेकिन वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते। साइंटिस्ट बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी जमीन इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा छोटी है और हम इंसान चाहे जितना मर्जी एडवांस हो जाएं, लेकिन सारा निजाम चलाने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे दे इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।